हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। ये चैप्टर थ्योरी का चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो है मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स और मेथड्स, ऑब्जेक्टिव्स, यूजेस, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, प्लस डिफरेंस बिटवीन इंट्रा-फर्म एनालिसिस एंड इंटर-फर्म एनालिसिस। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब होता है कि डाटा को सिंपल ग्रुप्स में क्लासिफाई करना और फिर उनसे कंपैरिजन करना और उस कंपैरिजन से ये देखना कि बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और वीक पॉइंट्स कौन से हैं। इसलिए फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग देखिए क्या लिखा है। फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द डाटा इनटू सिंपल ग्रुप्स एंड मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ वेरियस ग्रुप्स विद वन अनदर टू पिन पॉइंट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। फीचर्स मीनिंग से ही निकल कर के आते हैं। तो पहला फीचर है टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डाटा इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। सेकेंड, टू क्लासीफाई द आइटम्स कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप। थर्ड, टू मेक कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि डाटा को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, फिर उन्हें कन्वीनियंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं और फिर उसके बेस पर कंपैरिजन करते हैं। ऐसा करने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, नंबर 2 वर्टिकल एनालिसिस। पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में 1 ईयर के डाटा नहीं बल्कि नंबर ऑफ ईयर्स के डाटा रिव्यू किए जाते हैं। जो ये नंबर ऑफ ईयर्स के डाटा हैं इन्हें इस तरीके से साइड बाय साइड प्रेजेंट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, रखा जाता है ताकि उससे कंपैरिजन आसान हो सके। और जब हम ऐसा कंपैरिजन करते हैं तो ना केवल एब्सोल्यूट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ निकालते हैं बल्कि हम परसेंटेज भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हमने सेल्स ली प्रीवियस ईयर की 4 लाख, पहले प्रीवियस ईयर के डाटा लिखे, करंट ईयर की 5 लाख, करंट ईयर के डाटा हो गए। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज देखते हैं, 4 लाख से 5 लाख हुआ मीन्स 1 लाख का इंक्रीज़ हो गया, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज़ 1 लाख हुआ। अब इसी के बेस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर डाटा मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया 25%। तो एब्सोल्यूट चेंज भी निकालते हैं और परसेंटेज चेंज भी निकालते हैं। ऐसा फॉर्मेट जब हम बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। इसीलिए ऐसे एनालिसिस को कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस भी कहते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दो बनते हैं दो तरह से, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्योंकि इस तरीके के जो हम एनालिसिस करते हैं इसमें डाटा हमने मोर देन 1 ईयर के लिए, इसलिए इसे डायनामिक एनालिसिस भी कहा जाता है। तो टू ब्रीफ कि जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है उसमें नंबर ऑफ ईयर्स के डाटा लिए जाते हैं और कंपैरिजन किया जाता है, ना केवल एब्सोल्यूट फॉर्म में बल्कि परसेंटेज में भी, और इसे हम डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं। इसके बाद वर्टिकल एनालिसिस, जहां हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में नंबर ऑफ ईयर्स के डाटा लिए जाते हैं मीन्स मोर देन 1 ईयर के डाटा लिए जाते हैं, वर्टिकल एनालिसिस में ओनली सिंगल ईयर के डाटा लिए जाते हैं। जैसे वहाँ पर मैंने कहा आपको कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है, इसी तरीके से वर्टिकल एनालिसिस के टाइम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ये बनते हैं।
जब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट को बनाते हैं तो उसमें बैलेंस शीट के टोटल को 100 बेस लिया जाता है और फिर उसी टोटल के बेस पर बाकी सभी आइटम्स की परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। लाइकवाइज जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं तो इस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर को 100 लेकर के बाकी सभी आइटम्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बेस लेते हुए उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 1 ईयर के डाटा लिए इसलिए इन्हें बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। एक तो ये कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हो गए और दूसरा सिंगल ईयर के डाटा लेने की वजह से इसे बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। अब वर्टिकल एनालिसिस का एक यूज़ ये भी है कि इसमें सेम ग्रुप की सेवरल कंपनीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। एक ही ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज़ के सिंगल ईयर के डाटा हैं, वो सभी लेकर के हम उन सभी कंपनीज़ का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर एक ही कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो उन डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को भी हम कंपेयर आपस में कर सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, सेकेंड टू मेजर द सॉल्वेंसी, थर्ड टू मेक द कंपैरिजन विद अदर फर्म्स, फोर्थ to measure the capability of payment of interest and dividend, and the fifth one is to judge the efficiency of management. So one by one अब हम इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड का मतलब समझिए, प्रॉफिटेबिलिटी 2 वर्ड से मिलकर के बना है, प्रॉफिट प्लस एबिलिटी मीन्स प्रॉफिट को अर्न करने की एबिलिटी, इसीलिए इसे अर्निंग कैपेसिटी भी कहते हैं। हर बिजनेस, हर कंपनी ये जानना चाहती है कि जितनी उसने कैपिटल बिजनेस में लगाई है, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, उस पर वो एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही। और ऐसा वो सिर्फ एक सिंगल ईयर में नहीं देखना चाहती, बल्कि उसे एवरी ईयर ये देखना होता है। ईयर टू ईयर वो ये जानना चाहती है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। इसलिए कुछ ईयर्स के डाटा ले लिए जाते हैं, ROI निकाल लेते हैं। ROI का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की जाती है और फिर कंपैरिजन किया जाता है कि अब प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज क्या आया, कि प्रॉफिटेबिलिटी हमारी स्टैटिक ही है, यानी स्थिर तो नहीं होगी एक ही जगह कि हर साल सिर्फ 10% ही प्रॉफिट हो रहे हैं, या बढ़ रही है 10%, 12%, 14% इस तरीके से बढ़ रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी वजह से कम हो रही है। तो इसलिए कुछ ईयर्स के डाटा लेकर के आपस में कंपैरिजन किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है, और ट्रेंड का क्या यूज़ है? फ्यूचर की एस्टिमेशन के लिए। जब भी हमें फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन करना है कि फ्यूचर में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा ही देखने होते हैं, तो उसके बेस पर हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेज़र द सॉल्वेंसी। दूसरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का है सॉल्वेंसी को मेज़र करना। सॉल्वेंसी का मतलब होता है रीपेइंग कैपेसिटी। ये जो सॉल्वेंसी है ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। जब हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करते हैं तो मीन्स हम ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस शॉर्ट टर्म में अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को जब भी वो ड्यू होते हैं उन्हें रीपे करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो इसके लिए जो रेशोज़ निकालते हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशोज़ कैलकुलेट कर ली, करंट रेशो और क्विक रेशो, उससे हमें ये आइडिया हो जाता है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ जब कैलकुलेट की जाती हैं तो उसका मेन पर्पस होता है कि ये देखना कि फर्म अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की रीपेमेंट जब जब वो ड्यू हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, उन्हें करने में कैपेबल है या नहीं है। तो उसके लिए जो रेशोज़ निकाली जाती हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशो हो गई, टोटल एसेट टू डेट रेशो हो गई, प्रोप्राइटरी रेशो हो गई, तो इससे हमें इस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि फर्म की जो सॉल्वेंसी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू मेक द कंपैरिजन विद अदर फर्म्स। अब बिजनेस ने अपने लिए तो सारी कैलकुलेशंस कर ली, टूल्स यूज़ कर लिए, लेकिन उसकी असली इम्पोर्टेंस तभी बन पाएगी जब उसे वो बाकी कंपनीज़ के साथ, जैसे अपने जैसे जो बिज़नेस हैं उन्हीं ऐसी कंपनीज़ के साथ
कंपेयर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस है कपड़े का बिजनेस, अब उसी तरीके के कपड़े का बिजनेस करने वाली जो बाकी कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जब ऐसा कंपैरिजन होता है तभी उसका जो है वो बेनिफिट हमें मिल पाता है। तो ऐसे करने के लिए क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट ऑफ P&L लिया अपनी फर्म का, तो बाकी फर्म्स का भी देखना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या होता है, सेल्स है, कॉस्ट है, प्रॉफिट है। तो हमारी सेल्स, प्रॉफिट और कॉस्ट में क्या रिलेशन है, इसके बेस पर जो रेशोज़ निकली वो क्या है। बाकी जो कंपनीज़ हैं उनका सेल्स, प्रॉफिट और कॉस्ट क्या है, उसके बेस पर जो रेशोज़ निकली है वो क्या है। तो इस तरीके से दूसरी कंपनीज़ के साथ कंपेयर करके एक फर्म और उसकी मैनेजमेंट ये देख सकती है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू मेज़र द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जब कोई फर्म, जब कोई बिजनेस, जब कोई कंपनी लोन लेती है तो उसके ऊपर उसे पे करना होता है इंटरेस्ट, और अपने शेयर होल्डर्स को इसे देना होता है डिविडेंड। अब ये दोनों ही पेमेंट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कंपनी ये देखना चाहती है कि उसके पास इतने सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं कि नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन टाइम पे कर सकती है कि नहीं। इसके लिए जैसे हम रेशो निकाल सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हमें ये पता चलता है कि जितना इंटरेस्ट देना है प्रॉफिट उसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। इसी तरीके से डिविडेंड के लिए भी रेशोज़ कैलकुलेट हो सकती हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की कितनी, जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर फर्म कितना रिटर्न अर्न कर रही है। ऐसे ही और भी रेशोज़ होती हैं, जैसे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है, अर्निंग पर शेयर रेशोज़ होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी रेशोज़ ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि फर्म जो डिविडेंड पे कर रही है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। प्लस इतना ही नहीं कि अभी तक जो पे किया वो सफिशिएंट है कि नहीं, फ्यूचर में भी वो हायर रेट से डिविडेंड पे कर सकती है कि नहीं पे कर सकती। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ऐसा पता चल जाए कि इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट कैपेबिलिटी, पेमेंट कैपेसिटी कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट, टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इसी के साथ एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि बिजनेस ये भी देखना चाहते हैं कि उसके मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। जो मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं वो पॉलिसीज़ प्रॉपर है या नहीं है। अब वो कैसे पता चलता है, जैसे मान लीजिए रेशोज़ कैलकुलेट की, करंट रेशो कैलकुलेट की। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसकी जो आइडियल रेशो या जिसे हम स्टैंडर्ड रेशो भी कहते हैं वो है 2:1। अगर करंट रेशो 2:1 से ज़्यादा है तो इसे बेटर माना जाता है, कम है तो अच्छा नहीं माना जाता। अब इस जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, अगर ये फर्म अपनी रेशो, करंट रेशो निकालती है और वो 2:1 से बेटर है तो इट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसकी जो शॉर्ट टर्म रीपेइंग कैपेसिटी है वो अच्छी है। तो इसका यही तो मतलब हुआ कि जो मैनेजमेंट है उसने डिसीज़न प्रॉपर लिए हैं, मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ प्रॉपर अडॉप्ट की हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हो गए बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। आई होप सो कि ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।